अपराधी को पकड़ेंगे और कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। लेकिन देश और प्रदेश की बाकी खबरें बता रहे हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि मौर्य काफी समय से असंतुष्ट चल रहे थे। अब चुनाव से ठीक पहले मौर्य ने पाला बदलते हुए एक लेटर जारी किया और इस्तीफे की वजहों का जिक्र किया है। ओबीसी वोटरों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती के बेहद करीबी थे। मौर्य ने एक बार फिर अपना ठिकाना बदलते हुए ट्विटर पर लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर अपेक्षा की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मौर्य योगी सरकार में श्रम, सेवा योजन और समन्वय मंत्री थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लेटर में इस्तीफे की वजह बताते हुए यह भी कहा कि वह विपरीत परिस्थिति और विचारधारा में काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा, विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से मायावती को झटका दिया था। 2016 में बसपा को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। और अब बीजेपी से समाजवादी पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य ने दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। दिल्ली में यूपी में होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया। खबर है कि इस बैठक के बाद 45 से अधिक यूपी के सिटिंग एमएलए के टिकट्स काटे जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे विधायक ही इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट न मिलने का डर है। वहीं पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि योगी सरकार से लोगों के मन में कोई भी नाराजगी नहीं है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणा होने के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। इनके अलावा 3 और भी विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है, जो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों के चलते बीजेपी छोड़ी है, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि वो बैठकर बात करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। डीडीहाट विधानसभा के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक में इस बात को लेकर फैसला किया है। आपको बता दें, डीडीहाट विधानसभा सीट से सभी कांग्रेस दावेदारों ने हरीश रावत को डीडीहाट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास कर आला कमान को भेजा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 25 साल से डीडीहाट सीट से कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में अगर हरीश रावत डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ डीडीहाट की जनता को भी फायदा होगा। कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में हरीश रावत को डीडीहाट से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का ऐलान किया है। डीडीहाट विधानसभा सीट से सभी कांग्रेस दावेदारों ने हरीश रावत को डीडीहाट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पास कर आलाकमान को भेजा है। अगर हरीश रावत डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो डीडीहाट सीट प्रदेश की हॉट सीट बन जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बना ली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 24 प्रत्याशियों की लिस्ट निकाली तो दूसरी बार में 18 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। साथ ही दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है, उसको दिनेश मोहनिया ने बधाई भी दी है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें गुड्डू लाल को थराली से जबकि सुमन तिवारी को केदारनाथ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा धनोल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, रायपुर विधानसभा सीट से नवीन प्रशाली, जबकि देहरादून कैंट से रविंद्र आनंद को टिकट दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल किसानों से ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार के निर्देशन में बीचवाल थाना अधिकारी मनोज शर्मा और डीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 24 घंटे पहले ही एक किसान के साथ ठगी की गई थी। शातिर ठग दरअसल अपने आप को पुलिस वाला बताते थे और कोरोना के नाम पर चेकिंग करते थे और इसी दौरान मौका पाकर किसानों की
रकम निकाल लिया करते थे। इनके ज़्यादातर टारगेट मंडियां होती थी, जहां पर बेचारा किसान अपनी फसल बेचने आता था। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक वारदातें अभी तक पुलिस ट्रेस कर पाई है। एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार ने बात करते हुए कहा कि मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए अपील भी करता हूं कि आम जन इस बात की सावधानी बरते कि पुलिस के लोग इस तरह से बैग चेक नहीं करते और जब तक सिविल में हैं तब तक कम से कम ऐसी चीज़ों से बचें। वो देख लें कि पुलिस वाला व्यक्ति ने वर्दी पहनी हुई है या नहीं। अमित कुमार ने कहा कि 24 घंटों में ही हमने पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी कोशिश की गई थी, साथ ही साथ सीडीआर निकाला गया, जिसके बाद ये दोनों आरोपी धरे गए हैं। एक आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है तो वहीं दूसरा अजमेर का रहने वाला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर पुलिस ने 24 घंटों में इस वारदात का पर्दाफाश कर एक तरह से आगे किसानों को लूटने और ठगने से बचाया है। पाक नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के मामले में उदय मंदिर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदय मंदिर थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाक नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत लाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी की जांच में पाया गया कि पाक विस्थापित नागरिकों को भारत आने के लिए गारंटर की ओर से जो स्पॉन्सर प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसमें फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए हैं। सीआईडी की ओर से उदय मंदिर थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उदय मंदिर थाना पुलिस ने 4 पाक नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह सभी पाक विस्थापित नागरिक हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वह पूर्व में भी पाक नागरिकों को भारत लाने के मामले में रिश्वत लेने के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का हाड़ौती दौरा। अपने दौरे के दौरान बेनीवाल ने आज राज्य बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव समेत बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ कोटा संभाग के जेके लॉन मातृ शिशु चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान शिशु वार्डों का दौरा करते हुए बेनीवाल ने स्टाफ से कहा कि यहाँ जो भी टीकाकरण का पात्र मरीज या फिर तीमारदार आता है तो फिर उसका कोविड टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बेनीवाल ने 15 से 18 साल के आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण की भी विस्तार से जानकारी ली और अस्पताल में उन्हें जो भी तीमारदार और खासकर शिशुओं की देखरेख के लिए जो माएँ मिली उन्हें उन्होंने टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर में हैं और इसीलिए हमें इसे लेकर के अब गंभीर हो जाना चाहिए और हर पात्र व्यक्ति का टीकाकरण किया जाना चाहिए। भरतपुर में फर्स्ट इंडिया की खबर का देखा गया असर। आज शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने स्कूलों में की छापामार कार्रवाई। स्कूलों में चल रही पढ़ाई को लेकर स्कूलों को थमाई नोटिस। निजी विद्यालय संचालकों के द्वारा बच्चों को विद्यालय बुलाकर अध्ययन कराया जा रहा था, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक के विद्यालयों को बंद किया गया है। लेकिन फिर भी अपने चंद लालच के चक्कर में निजी विद्यालय संचालक बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और जिन विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा था उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि दूरभाष के जरिए कई विद्यालयों के संचालित होने की सूचना मिली थी, जिस पर राजेंद्र नगर स्थित श्री हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल पहुंचकर प्रेम सिंह कुंतल द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके बाद बच्चों को वहां से वापस घर भेजा गया।